आपको ये जो स्क्रीन पे तस्वीरें दिख रही हैं, इनको ध्यान से देखिए, बगौर देखिए। इनको देखने पे आपको हमारे समाज की एक हकीकत का पता चलेगा। वो हकीकत ये है कि मर्द और औरत जिस तरह से इस समाज में होने पे अलग अलग व्यवस्थाओं के ज़रिए सफरिंग्स सहते हैं, वो अलग हैं, एक जैसी नहीं है, और उसकी विजिबिलिटी भी कई बार हमें नहीं नज़र आती। मसलन इस बीच पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, इन तस्वीरों में आपको औरतें ना के बराबर नज़र आएंगी। ये तस्वीर है मुंबई के वर्सोवा बीच की। हुआ ये था कि बत्ती चली जाने की वजह से और एक्सट्रीम गर्मी की वजह से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, जाके बीच पे ही आराम से सो जाएंगे। पर इन तस्वीरों में आपको साफ नज़र आएगा कि मर्दों की मौजूदगी औरतों के मुकाबले कम है। तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे महिलाएं नहीं थी, या इन पुरुषों के घर में महिलाएं थी ही नहीं? नहीं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, बात सिंपल सी है कि महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे। महिलाओं को घर में ही रुकना पड़ा होगा, उस गर्मी में कष्ट सहने पड़े होंगे, किसी तरह से रात गुजारनी हुई होगी, और मर्द जो थे वो बीच पे जाके इत्मीनान से सो रहे थे। तो ये समाज का एक ऐसा यथार्थ है जिस पर हमारी कई बार नज़र नहीं जाती है। मसलन कि जो दुख है, जो सफरिंग है समाज में होने की, अपने वजूद के साथ जो समाज की अलग अलग व्यवस्थाओं से सफरिंग्स आती हैं, वो मर्दों की और औरतों की दोनों की होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता यह है कि हम जो महिलाएं झेल रही हैं, जिन दुखों से गुजर रही है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज जगदर्शन का मेला के इस एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे महिलाओं के दुखों पे, बात करेंगे फेमिनिज्म पे, बात करेंगे इंटरसेक्शनैलिटी पे। कहानी शुरू होती है अरिस्टोटल से, अरस्तु, जिन्होंने किसी ज़माने में ये स्थापित कर दिया था लगभग कि औरतें मर्दों के मुकाबले समझदार कम होती हैं, उनके पास रीज़न नहीं होता, यानी तर्क की शक्ति नहीं होती है। अरस्तु के बाद लगभग 500-700 साल तक ये परंपरा बनी रही, और ज़्यादा वक्त तक अलग अलग धर्म आए, अलग अलग पंथ आए, लेकिन ये एक मान्यता थी, ये एक धारणा थी जो अरस्तु के साथ चली आ रही थी। और अरस्तु यानी एरिस्टोटल का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा था कि इसको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं किया महिलाओं ने भी अपने स्तर पर। लेकिन फिर 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आई, जिन्होंने अपनी किताब अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में अरस्तु से बहस की। इस किताब में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि भैया महिलाओं के पास भी रीज़न की शक्ति है, महिला भी तर्क का इस्तेमाल कर सकती है। तर्क यानी रीज़न सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के पास नहीं। आप सोचिए, मानव इतिहास में एक अच्छा खासा समय बीत चुका है, हम पहुंच चुके 1792 में, और उस वक्त इस बारे में बात हो रही है कि महिलाओं को रीज़न अप्लाई करना नहीं आता, लॉजिक लगाना नहीं आता। लड़ाई इतनी मूलभूत रही है, लड़ाई इतनी फंडामेंटल रही है, जिसको बाज़ दफ़ा हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस किताब में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के पास तर्क है, पुरुषों से कम बुद्धिमान या कम योग्य नहीं होती, इस बात को इंगेज करके, तर्क दे के रखने की कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो महिलाओं की पिछड़ी स्थिति है समाज में, जहाँ पे उन्हें पॉलिटिकल लेवल पे या सोशल लेवल पे किसी भी तरह का ओपिनियन रखने की व्यवस्था नहीं मिलती, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो सारी इस वजह से हैं क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रखी है, अवसरों की उनके लिए कमी है। तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान अगर शिक्षा और अधिकार मिलेंगे तो जाहिर सी बात है महिलाएं भी तर्क का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनका जो वर्ल्ड व्यू होगा और ज़्यादा विस्तृत होगा और अपनी बात रख सकती हैं। तो महिलाओं को एक तरफ एक समाज हज़ारों साल से बुद्धिमान नहीं मान रहा था, ये नहीं मान रहा था कि इनके पास तर्क की शक्ति है, और एक महिला बेचारी आके एक किताब लिख रही है जिसमें वो तर्क देकर तर्क कर रही है कि हमारे पास तर्क की क्षमता है, आप हमें मौके दीजिए। ये किताब जो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये मॉडर्न फेमिनिज्म की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट किताबों में मानी जाती है। और इसी किताब के बाद से फेमिनिज्म की एक नई समझ धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हुई। भले ही बहुत ही मूल बेसिक सी बात यहाँ पे की गई है, बहुत ही बेसिक सी अधिकार वाली बात की गई है, दिख जाने वाली बात की गई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अब फेमिनिज्म आ चुका था 1792 में ना, जैसा कि आपको बताया 1792 में पहली किताब लगभग मॉडर्न फेमिनिज्म की आ चुकी थी, लोगों ने पढ़ा, यूरोप में लोगों ने पढ़ा। उसके बाद कई सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आए, सिमोन दी बुआ जैसे आई, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना वर्ल्ड व्यू रखा। लेकिन अभी भी फेमिनिज्म की जो टेरिटरी थी, फेमिनिज्म का जो स्कोप था, वो समावेशी नहीं बन पाया था। समावेशी वो इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अश्वेत महिलाएं, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ श्वेत महिलाओं ने ही फेमिनिज्म की बात की थी, यानी कि वाइट वुमेन जो यूरोपियन
महिलाएं थी, उन्होंने बात की थी और उन्होंने ये मोटा मोटी दिमाग में प्रिजम्पशन लेके रखा था कि सभी महिलाओं के अधिकारों की बात तो हम कर ही रहे हैं ना। मतलब एक औरत, दो औरत या कहीं की भी औरत, सभी की सभी महिलाएं असल में एक कैटेगरी हैं और सबकी सफरिंग एक जैसी है। तो लेट से कोई दिल्ली की महिला है, पढ़ी लिखी है, अमीर घर की, उसकी सफरिंग, और लेट से मेरे गांव की कोई महिला है, उसकी सफरिंग, दोनों सेम ही है। ये एक प्रिजम्पशन था जिसके साथ चल रहे थे। ये मान लिया गया था कि सभी महिलाओं की समस्या और अनुभव लगभग एक जैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये जो महिलाओं की समस्या हैं, इनके जो अनुभव हैं, ये अलग अलग हैं। अलग अलग तरह के परिवेश से आने की वजह से, अलग अलग तरह के सामाजिक वर्ग के आने की वजह से, अलग अलग तरह की सफरिंग से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया इंटरसेक्शनैलिटी का, जिसे लेके आई थी किम्बरले क्रेनशॉ। ये एक अमेरिकी फेमिनिस्ट थिंकर थी। अब आप ये सोचिए, 1792 में पहला टेक्स्ट आ रहा है, मानव इतिहास का अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, दुनिया भर की फ़िलॉसफी लिखी जा चुकी है, लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि औरतें मर्दों जैसे ही बुद्धिमान हो सकती हैं, उनके पास तर्क करने की क्षमता है। कोई आके ये लिख के जाता है कि तर्क करने की क्षमता है, लेकिन इसके बाद भी 200 साल तक एक समावेशी माहौल नहीं बन पाता। हर तरह की महिला की सफरिंग, हर तरह की महिला का जो दुख है, उसको समावेशी तरीके से देखने का नज़रिया नहीं आ पाता है। ये आया 1989 में, इतनी देर से आया। अब ये बहुत ही आसान सा देखने में कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शनैलिटी का। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक वाइट वुमेन है, यानी कि श्वेत महिला, एक ब्लैक वुमेन है, यानी कि अश्वेत महिला। ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो अश्वेत महिला है या फिर ब्लैक वुमेन है, इसको समाज में ऑप्रेस करने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं? पहला, इसके जीवन के मर्द, जो कि ब्लैक ही होंगे उस ज़माने में, क्योंकि एक सेग्रीगेशन था, वाइट और ब्लैक एक दूसरे के साथ वैसा इंटरेक्शन नहीं रख सकते थे। दूसरा, इस महिला को ऑप्रेस करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? वाइट मैन, ये इन्हें ऑप्रेस करने वाले हो सकते हैं। और तीसरा, इस महिला को ऑप्रेस करने वाला कौन हो सकता है? एक दूसरी श्वेत महिला, क्योंकि ये जो काले समुदाय से लोग आ रहे हैं या अश्वेत लोग जो हैं, क्योंकि ये जो अश्वेत लोग हैं ये अमूमन पोजीशन ऑफ पावर में होते नहीं हैं। श्वेत लोगों के यहाँ या तो काम कर रहे होते हैं या उनके यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं। तो इस महिला को ऑप्रेस करने वाले इतने सारे लोग हैं। लेकिन जो वाइट वुमेन है, ये 1982 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ऑप्रेस करने वाला कौन है? उसको ऑप्रेस करने वाले सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन के श्वेत मर्द होंगे, जो उसे ऑप्रेस करेंगे या उसे किसी भी तरह से उसके ऊपर दबाव डालेंगे या उत्पीड़ित करेंगे। तो अगर आप बहुत ही मैथमेटिकल सेंस में देखें तो ये जो महिला है, ये जो अश्वेत महिला है, इसके ऊपर समाज के स्तर पे उत्पीड़न ज़्यादा है। दोनों ही महिलाएं हैं, लेकिन ये ज़्यादा उत्पीड़ित है बजाय इनके। इसी को अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लेके आए तो मान लीजिए दो अलग अलग जातियों और दो अलग अलग आर्थिक वर्ग से आने वाली दो महिलाएं हैं। एक मान लीजिए दलित वर्ग से हैं, एक मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के वर्ग से हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो दलित वर्ग से हैं और जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, उनके ऊपर जो सामाजिक उत्पीड़न है वो ज़्यादा हो गया बजाय अपर कास्ट व्यक्ति के, क्योंकि वहाँ भी यही लॉजिक अप्लाई करेगा। अब इस मैथमेटिक्स को आप ऐसे मत देखिएगा कि हम जितने ज़्यादा और आइडेंटिटीज़ लगाते चले जाएंगे वो उतना ज़्यादा ऑप्रेस होगा। यहीं पे पेंडोरास का बॉक्स खुल जाता है, जो मैंने पहले ही बताया था। अभी हम सेंसिटिविटी के साथ केवल यहीं तक सीमित रखेंगे इसे कि अगर आपके पास एक आइडेंटिटी के अलावा दूसरी आइडेंटिटी भी है, या फिर आप महिला हैं उसके साथ साथ आप दलित महिला भी हैं, तो आपके ऊपर जो ऑपरेशन सामाजिक रूप से आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। ये था इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर हम लगा के देखेंगे मुंबई की बस्तियों पे, जहाँ पे गरीब तबके के लोग या मिडिल क्लास तबके के लोग बीच पे आके लेटे, वर्सोवा बीच पे, तो हमें ये समझ में आएगा कि लेट से कोई अमीर वर्ग से महिला आ रही है, उसके घर में तो एसी है, मुंबई में कैसी भी गर्मी पड़े उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, बीच पे सोने की ज़रूरत नहीं। वहीं कोई ऐसी महिला है जो मिडिल क्लास घर से आ रही है या झुग्गियों से आ रही है, उनके लिए मुश्किल होगा बीचेस पे जाके सोना, क्योंकि सामाजिक पाबंदियां हैं, सामाजिक रूप से उनके लिए पाबंदियां हैं। वहीं कोई मर्द होगा वो कहीं भी जाके लेट सकता है, आराम कर सकता है। तो जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है या फिर जो मौसम बदल रहा है, गर्मी हो बरसात हो, अलग अलग तरह से ये मर्दों को और औरतों को, स्पेसिफिकली अलग अलग आर्थिक वर्ग के मर्दों और औरतों को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, एक ही तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। हम इस बात को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे
जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं अपना जीवन गांव में चूल्हे पे खाना बनाते हुए बिता देती हैं। गांव के जो घर होते हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट होता नहीं है, किचन में एग्जॉस्ट होता नहीं है, जिसकी वजह से अमूमन आप देखेंगे कि वहाँ पे फेफड़ों की दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रगल आता है वो एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल से आता है जिसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको इस सेंस में कभी देखते ही नहीं हैं कि वो कष्ट है। आप देखते हैं कि व्यक्ति की ड्यूटी है खाना बना के खिलाना, तो वो खाना बना के खिला रहा है, अब वो खुद सफ़र कर रहा है, फूकनी लेके लकड़ियों पे धुआं लग रहा है, इनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ खाने से मतलब है। तो ये जो मर्दों की पूरी सोच विकसित हुई है, देखने का नज़रिया विकसित हुआ है, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक महिला की जो सफ़रिंग है, एक महिला जिस तरह से समाज में सह रही है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है या देखा ही नहीं जाता है। अब यहाँ पे सार्वजनिक स्थानों की भी हम बात करेंगे कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरह की एक्सेसिबिलिटी उनकी महिलाओं के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, रात को बीच पे चले जाना या रात को कहीं भी ट्रैवल करना। हर शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी जो लग्जरी मर्दों के पास है किसी भी जगह जाने की, महिलाओं के पास नहीं है। डर रहता है। आप दिल्ली मेट्रो में चल रहे हैं, सेफ़ महसूस कर रहे हैं, पर आपकी गेज़ रहती कि कौन आपको कैसे देख रहा है। कहीं भी आप चले जाइए, साउथ एशियन कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक पल के लिए आपकी गेज़ उस तरह से चलती ही है। कहीं भी चले जाएगा, डर रहता है। तो पब्लिक प्लेसेस का भी जो एक्सेस है वो जिस तरह से पुरुषों के पास है और जितनी फ्रीडम के साथ पुरुषों के पास है, उस तरह से महिलाओं के पास नहीं है। ये बड़ी मूलभूत बात है। अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे वंदना शिवा के बारे में और इको फेमिनिज्म के बारे में। वंदना शिवा भारतीय थिंकर्स में से एक है। उन्होंने इको फेमिनिज्म और पर्यावरण के जो संकट है उनको और समाज में जो असमानता है उसको समझने को लेकर बहुत अच्छा काम कर रखा है। आपने कई बार उनको रील्स पे भी देख रखा होगा, रीलें भी उनकी अक्सर वायरल होती है जब वो साइंस के बारे में बात करती हैं। इको फेमिनिज्म पर बात करते हुए उनका आर्गुमेंट ये है कि जो इन्वायरमेंट के संकट हैं वो सभी लोगों पर समान रूप से असर नहीं डालते हैं। जैसा कि हमने देखा मुंबई का जो वर्सोवा बीच था, वहाँ पे मर्दों के पास तो एक बार मौका था कि वो बाहर जाके लेट सकते थे, गर्मी से शांति महसूस कर सकते थे, पर महिलाएं नहीं जा सकती थी। तो समाज के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, जब इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे, जब क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ेगा, उन पे समान रूप से इफेक्ट नहीं करेगा। जिसके घर में एसी है वो एक लगाएगा, जिसके पास पैसा है वो 4 लगाएगा। पर एक व्यक्ति जो पंखे में या बेना में अभी भी बेना हाँक के अपना जीवन बिता रहा है, वो क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे टैकल करेगा? पहले पेड़ की छांव में बैठ सकता था, आज पेड़ की छांव में बैठना भी उसके लिए उतना अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी समाज में जो मौजूद असमानताएं हैं वो ऐसे समय में, जब कष्ट का समय आता है, क्राइसिस का समय आता है, बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज, बाढ़, सूखा, हीट वेव, ये सारी जो घटनाएं हैं, इनमें आप देखेंगे कि समाज की जो संरचनाएं हैं और समस्याएं हैं उनको हम बहुत ही बखूबी देख सकते हैं। जैसे बहुत आसान छोटी सी बात है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं या स्पेशली एबल्ड शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसको भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए पब्लिक प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे उतने अच्छे एक्सेसिबिलिटी नहीं होते हैं। ये बहुत ही रीसेंट की चीज़ है कि इसको हमने एक्नॉलेज करना शुरू किया। उनके लिए हमने रैंप बनाने शुरू किए कि आराम से, आसानी से पहुँच सके। या अगर आप ब्रेल अगर कोई दृष्टि बाधित है तो उसके लिए पब्लिक प्लेसेस पे पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेल में पढ़ सकता है, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ सकता। तो एक समावेशी समाज बनाना हमारे लिए एक समाज में, तो इस तरह से हमें क्राइसिस की सिचुएशन में और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है कि समाज के अलग अलग वर्ग किस तरह से सह रहे हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है उसी को। तो वंदना शिवा इसी बारे में बात करते हुए कहती है कि पर्यावरण संकल्प केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, वो सत्ता, संसाधन और अवसरों के समान वितरण को भी सामने लेके आती है, जो मुंबई की हीट वेव में हमने देखा। इसके अलावा इको फेमिनिज्म का एक और बहुत ज़रूरी विचार है जो ये कहता है कि जिस पितृसत्तात्मक सोच के ज़रिए समाज में महिलाओं का शोषण होता है, उसी पितृसत्तात्मक सोच के ज़रिए नेचर का भी शोषण होता है। नेचर को भी एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है जिसको आप जितना चाहे एक्सप्लॉइट कर सकें। आप अंधाधुन डेवलपमेंट की होड़ में जाके, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की होड़ में जाके नेचर को उपभोक्ता की तरह, भोग की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, मगर आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उस पर क्या दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। हमने और आपने भी नेचर को लेकर बातें तभी करनी शुरू की बीते कुछ सालों में, 20 साल में, जब हमें इसके विजिबल साइंटिफिक लेवल पे
परिणाम दिखने शुरू हुए, जो भी हमने नुकसान पहुंचाया उनका। तो यहाँ पे भी एक स्वार्थ निहित ही है कि नेचर बचाना है, क्योंकि नेचर हमारे लिए ज़रूरी है। नेचर इसलिए नहीं बचाना क्योंकि नेचर की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। इको फेमिनिज्म का आइडिया यही बेसिकली कहना चाहता है कि वही पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाओं का शोषण करती है, वही पितृसत्तात्मक सोच प्रकृति का भी शोषण करती है। आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कोशिश करिए कि अपने आसपास की महिलाओं के जीवन के भी कष्ट को देखिए, समझिए। एक ज़्यादा संवेदनशील समाज की तरफ अगर हमें बढ़ना है, एक ज़्यादा समझदार समाज की तरफ हमें बढ़ना है, तो हमें एक दूसरे के सुख दुख समझने पड़ेंगे। जिन सुख दुखों को लेकर हम इग्नोरेंट हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा और संवेदना के साथ एक समावेशी समाज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ ज़हीन, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।